के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सिंध के ऊपर राज कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है। बस थोड़ा बहुत भी ऐसा बंदा होता है जिसकी कोई इज्जत होती तो वो रिजाइन कर चुका होता। एक सूबा है जहां गुर्बत कम होने के बजाय गुर्बत में इजाफा हुआ है, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। अगली हुकूमत इंशाल्लाह PTI की हुकूमत होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, वफाक और सिंध की खुली जंग शुरू हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध के अंदर जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप मौजूद है। वफाक से जो पैसा सिंध को मिलता है वो मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स और कभी लॉन्चों से बाहर चला जाता है और दुबई से बरामद होता है। हम चाहते हैं कि सिंध को जो पैसा मिल रहा है उसकी मॉनिटरिंग हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद कोई इज्जतदार बंदा होता तो मुस्ताफी हो जाता। फवाद चौधरी का कहना था कि कराची बदीन लाड़काना के अजला में अरबों रुपए आए, लेकिन ये पैसा गया कहाँ? आखिर एहतसाब का कोई तो तरीका हो और बनाना पड़ेगा। अब पीपल्स पार्टी ने जवाबन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सिंध के ऊपर राज कर रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। इनके दिन भी थोड़े हैं। आखिरी इलेक्शन था जो उन्होंने लड़ लिया, कामयाब हो गए। आर्टिकल 140A के ऊपर अमल दरामद कराना बहुत अहम है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स यहाँ पर जो आए हैं, अगर उनकी जगह कोई भी और थोड़ा बहुत भी ऐसा बंदा होता है जिसकी कोई इज्जत होती तो वो रिजाइन कर चुका होता। ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है। बस क्या आर्टिकल 40A 140A सिर्फ सूबा सिंध के लिए है? कोई एहसान करते हो भाई तुम पैसा दे के सिंध को? कराची के एक और अहम तरीन मामले पर तहजीब और हैजान की एक कैफियत बराबर नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज नस्ला टावर के मकीन, बिल्डर्स एसोसिएशन, अलादीन पार्क की इंतजामिया, सनतकारों और मुतासिरीन की एक बड़ी तादाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो नोहा कना थे कि उन्होंने इदारों के मुसद्दका इजाजतनामों की दस्तावेज की तस्दीक के बाद ही फ्लैट्स खरीदे हैं और अदालत उज़्मा की नजर में अगर इसकी तामीरात में कोई बेज़ाब्तगी है, बेकायदगी है तो फिर जुर्म करने वालों की बजाय उन्हें बेघर करने का हुक्म ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम है बल्कि शफाफ इंसाफ भी सवालिया निशान है। जब बिल्डिंग मुकम्मल तैयार होती है तो कुछ अनासिर जाग जाते हैं। तमाम इजाजतनामों के बावजूद इमारत कैसे गैर कानूनी हो सकती है? इन सरकारी इदारों पर हाथ क्यों नहीं डाला जाता कि जिन्होंने ये लीजेस जारी किए, अखबारात में इश्तेहारात शाया किए, मकानात और इमारात के नक्शे अप्रूव किए? हमारा फैसला है, हमें तो खाली ही नहीं करना। बिलफर्ज अगर बिलफर्ज करता भी है कंपनसेट तो उतने पैसों में अब हमें इस तरह का फ्लैट तो दोबारा तो नहीं मिलेगा। वो तो 4-5 साल पुरानी बात है। हमारा एक एक बंदा इसमें रहेगा जब तक हमें हमारे पूरे पैसे नहीं मिल जाते। हमारे अगर पैसे नहीं मिलेंगे और जोर जबरदस्ती तो हमारी यहाँ से लाशें निकलेंगी और हम यहाँ अपनी लाशों के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये बिल्डिंग खाली करने को तैयार नहीं, इसलिए कि हमने बड़ी मेहनत से, हमने बहुत मेहनत से, हमने कतरा कतरा करके इस बिल्डिंग को खरीदा है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुल्की आला अदालत में गैर कानूनी तजावुज़ात का मुकदमा ज़ेर समाअत है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सारी की सारी लीजेस जाली हैं। पहले तमाम लोगों को उस वक्त की कीमत के मुताबिक मुआवजा दिया जाए और फिर तजावुज़ात ख़त्म हो, मुआवजे की अदायगी हो, मगर ऑपरेशन नहीं रुकना चाहिए। इन तमाम समातों में चीफ जस्टिस ने 2 टोक अल्फाज में हुक्म दिया कि नस्ला टावर, गुज्जर नाले और औरंगी नाले और अलादीन पार्क से मुतसिल तजावुज़ात सब ज़मीन बुर्द कर दी जाएँ। मगर किसी समाअत में आला अदालत ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का जनाजा निकालने वाले सिंध हुकूमत के मातहत सरकारी इदारों के अफसरान की सजा का तयन नहीं किया। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं, एडवाइजर हैं टू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध ऑन लॉ, एंटी करप्शन एंड एस्टैब्लिशमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। सर, फरमाइएगा, क्या बात है कि जिन सरकारी महकमों ने कल तक इन जगहों की NOCs जारी किए थे, आज इन्हीं के तहत इन सब तजावुज़ात को गिराया जा रहा है? मैं समझता हूँ जो इन बिल्डिंग्स के, इन मकानों के मकीन सवाल उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने ज्यादती की है, जिन लोगों ने गलत कार्रवाई की है, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा, महर चूंकि आप कराची में नहीं रहती, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये सारे जो फैसले अब हो रहे हैं इसका एक बैकग्राउंड है, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। कराची के अंदर कमर्शलाइजेशन का प्रोसेस 2003 में स्टार्ट हुआ, जब एक बड़ा एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम कराची में परवेज मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके नतीजे में 2003 के अंदर जब जमात इस्लामी की सिटी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कराची की तकरीबन कोई 15-16 सड़कों को कमर्शलाइज किया। और 2006-2007 में जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाजिम थे, उन्होंने मजीद कोई 12-15 सड़कों को कमर्शल किया। जब ये कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की उस वक्त की सिटी गवर्नमेंट ने, तो कराची के कुछ इस तरह के इदारे अदालत में गए और अदालत में चैलेंज किया इस कमर्शलाइजेशन की
पॉलिसी को। और जो इम्पोर्टेंट चीज है समझने की, जिसकी वजह से मैं एम्पैथाइज कर रहा हूँ, सिंपैथाइज कर रहा हूँ इन मकीनों के साथ, कि अदालत में जब ये मामला गया तो अदालत ने फैसला ये किया कि कमर्शलाइजेशन दुरुस्त हुई है। ये उस वक्त की हुकूमत ने दुरुस्त फैसला किया है। हमारे हाई कोर्ट का फैसला आया, हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद ये कमर्शलाइजेशन की बुनियाद रखी गई, कमर्शलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होना शुरू हुआ कराची का, वो इसी के नतीजे में हुआ कि जिस घर के ऊपर या जिस प्लॉट के ऊपर एक फैमिली रहती थी, उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 15, ग्राउंड प्लस 20 की बिल्डिंग बन गई, और एक फैमिली की जगह 20 मुर्तज़ा साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, आपसे एक सवाल है सर, इस पूरे मरहले के अंदर क्या सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई रही? छठी दफा आप लोगों की प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस सूबे के अंदर बन रही है, तो इधर तो सर सेल एनओसीज, अप्रूव प्लान्स दिखा के चीजें अप्रूव कराई गई हैं। सरकारी महकमों के अंदर सरकारी अफसरान जो ये अप्रूव करा रहे जी। मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि अगर कोई इदारा सेल एनओसी इशू करता है तो सेल एनओसी का बैकग्राउंड ये है कि वो प्लॉट कमर्शियल हो गया था, तभी उसके ऊपर बिल्डिंग बनने की इजाजत दी गई थी। और वो बिल्डिंग, वो जो कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी थी, वो किसी एक हुकूमत ने नहीं बनाई, वो दो बड़ी एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट थी जिन्होंने बनाई। मैं समझ गया अदालत ने इंडोर्स किया। मेरा सवाल समझ लीजिए, अदालत ने इंडोर्स सर, सिर्फ केएमसी के एनओसीज नहीं है ना मुर्तज़ा साहब, मेरी अगर आप इजाजत सुन लें सर। नस्ला टावर 2005 में ये प्लॉट लिया गया, 1950 में सिंधी मुस्लिम लीज ऑन रिकॉर्ड है, 58 में 1044 स्क्वायर यार्ड्स का बंगला, फिर 2007 में सिंध मुस्लिम का ये कन्वर्जन की बात हुई, यू राइट 2007 की मैं बात कर रही हूँ। 77 स्क्वायर यार्ड्स एक्सेस की बात की गई, मार्केट वैल्यू पे पेमेंट की जाए, फिर जमीन दी जाए, फिर केएमसी से अप्रूवल लिया, फिर सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी से अप्रूवल लिया, उसके बाद इश्तिहार बने। सर कहीं तो ये बशीर मेमन सिद्दीकी, कहीं तो मंजूर काका, ये सारे आपके बंदे थे लगाए हुए। किसी सतह पे तो आप लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे या नहीं लेने को तैयार? मेहर, आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दें। देखिए, सरकारी मुलाजिम जो होता है उसका काम होता है दस्तावेजात पर मबनी फैसले करना, और अगर कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी उस वक्त की हुकूमत लेकर आती है और उस कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी को अदालत इंडोर्स करती है, तो जो सरकारी अफसर फैसला कर रहे हैं ना, आप उसको इस तरह मुतनाज़ा नहीं बना सकते। और मैं समझता हूँ ये कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है कि जो हमारे यहाँ एक नया कॉन्टेक्स्ट आ गया है कि मैं एज अ सिटीजन जब मैं प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ तो मैं रजिस्ट्रार की स्टैम्प देखता हूँ, मैं अखबार में एक ऐड देता हूँ, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। और अभी मैं आपके इंट्रो में जो देख रहा था कि किसी बिल्डर ने ये बात की, बड़ी दुरुस्त बात की, कि जब बिल्डिंग बन रही होती है तब किसी को कोई एतराज नहीं होता, जब बिल्डिंग बन जाती है आप उसके अंदर सेल ट्रांजैक्शन कर देते हैं, लोग आके रहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सर, मैं इत्तेफाक करती हूँ, कोई भी लॉजिकल इंसान इस बात के ऊपर इत्तेफाक करेगा कि इट मेक्स सेंस। बट द प्रॉब्लम है सर कि जिन अफसरान ने गैर कानूनी एनओसीज जारी की, जिन अफसरान ने गैर कानूनी तौर पे अप्रूवल्स दिए, एनओसीज दी, चाहे वो केएमसी के थे या सुप्रीम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के थे, सर उनका भी तो तयन किया जाए ना। मैंने सईद गनी का भी इंटरव्यू किया, कहते हैं सब जानते हैं, जबान ज़दे आम ये केसेस पड़े हुए हैं, आप लोग भी जानते हैं, आप खुद क्यों नहीं FIRs कटवाते सर? ये भी मुतालबा कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें बेघर ना करो, उन अफसरान को पकड़ो। मैं तो एज अ लॉयर ये जो अदालती फैसले इनका एहतराम जरूर करता हूं, बट इत्तफाक उनसे नहीं करता। और मैंने एक बार नहीं कई बार ये बात कही है। तो जहां अदालत गिराने का फैसला करती है, ये भी फैसला कर दे। जब उन्होंने एक हियरिंग में ये फैसला कर लिया कि ये गैर कानूनी तामीर थी, तो ये फैसला भी कर ले वो गैर कानूनी तामीर किसने कराई थी। सर वही सब कुछ करेंगे, आप लोग नहीं कर सकते। मंजूर काका ECL पे होने के बावजूद जो है इस मुल्क से फरार हो जाता है, कनाडा में बैठ के बशीर मेमन जो है इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स। हुआ भी JIT के मुताबिक दीज आर आसिफ अली जरदारी's फ्रंटमैन सर। महर किसकी हुकूमत थी? महर किसकी हुकूमत थी? किस टाइम की बात कर रहे हैं सर? मुशर्रफ दौर की बात कर रहे हैं आप, या जब आप बात करें जब MQM बहुत एम्पावर्ड थी? नो, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी हुई परवेज मुशर्रफ का दौर, अदालत ने उसको एंडोर्स किया। तो आप कहते हैं काका मुल्क से भागा, काका पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं भागा, किसी और की हुकूमत थी, चेक कर लीजिए आप उसको। ठीक है सर, मुझे एक इजाजत दीजिए मुर्तज़ा साहब, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक मिनट, मैं आई वांट टू मेक अ पॉइंट। मैं कहता हूं अगर कोई सरकारी अफसर गलत है कि उसने गलत नक्शा अप्रूव किया, ये रेजिडेंशियल प्लॉट था, इसके ऊपर कमर्शियल काम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं फिर ये सवाल उठना चाहिए कि जिन जिन अदालतों ने ये फैसले किए थे कि ये कमर्शलाइजेशन दुरुस्त हुई है, जरा उनसे भी कोई सवाल पूछेगा। वजह फरमा रहे हैं सर, ठीक है आप ऐसा बिल्कुल कर ले सर, मगर ये उसी मुझे इजाजत दीजिए, हलीम आदिल शेख साहब का भी मैं एक इनपुट ले लेती हूं सर। एक मिनट, महर आप सवाल नहीं पूछेंगी, आप माय लॉर्ड कहेंगी। हर सवाल सियासतदान,
हर सवाल जो है सियासी जमात। ठीक है सर, थोड़ी सी मैं समझता हूँ, अगर लॉजिकल कोई बात कर रहा है तो लॉजिकल सवाल जो आप सियासतदान से पूछें, सर मैं आपके दिल जिगरे को, मैं आपकी जुर्रत को सलाम पेश करती हूँ। अब मुझे एक से मौका दें। हलीम आदिल शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम साहब, मुझे बताइएगा कि कहीं ना कहीं बिल्डर्स अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके सरकारी अफसरान को मिली भगत करते हैं। इसके अंदर सिंध हुकूमत का कितना कंट्रोल है सर? बिकॉज बार बार सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि हमारा इसमें लेना देना क्या, ये तो KMC लेवल के ऊपर हो रहा था, ये अदालतें कमर्शलाइजेशन के फैसले दे रही थी। चलिए बहर, मैं एक तो बता दूं कि जो आपने सलाम किया मुर्तज़ा वहाब साहब को, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, इनकी नौकरी है, ये डिफेंस से 2-4 हज़ार वोट लेके हारे, रिजेक्ट किए गए, उसके बाद 15-16 लाख की इनकी तनख्वाह है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, पूरी सिंध गवर्नमेंट ये चलाते हैं। तो इन बेचारों ने यही करना जो ये कर रहे हैं, इनका कसूर नहीं है, इनकी नौकरी चल रही है, इस पर इसको तो छोड़िए। अब मैं आता हूँ, इन्होंने फरमाया मुर्तज़ा भाई ने कि जी अदालतों ने एंडोर्स किया। मैं जी बिल्कुल दीजिएगा। अरे मुर्तज़ा भाई दीजिएगा, आप मोहतरम हैं, दीजिएगा, आपसे गिला ही कोई नहीं, नौकरी चल रही है, चलाते रहिए। मैं बात करना चाह रहा हूँ, इन्होंने फरमाया कि अदालतों ने एंडोर्स किया। ये जो नस्ला टावर है, इसको सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी, मतलब प्रोसिक्यूशन, ये जो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का सिंध गवर्नमेंट के अंडर में। उसके अलावा SBCA 18वीं तरमीम के बाद इन्होंने ये KBCA को SBCA किया। इन्होंने वाटर बोर्ड अपने अंडर में जो नक्शे वक्त से रेगुलराइजेशन हुई उसकी, वो SBCA जो कि सिंध हुकूमत के कंट्रोल में, मतलब। और उसके बाद सबको पता है कि यहाँ SBCA का अफसर मंजूर काका उस वक्त सब कुछ था इनका, और वो डायरेक्टली बिलावल हाउस से कनेक्टेड था। उसके बगैर वो कहते ना परिंदा पर नहीं मारता था। जैसे कि आज वो यूनुस मेमन है, आज वो कनाडा बैठ के सिंध सरकार चला रहा है। SBCA, KDA, नक्शे, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, ये इनको SHO, मैं हल्के में रहता हूं, बाथरूम में कमोड को चेंज करना चाहे ना, पुलिस आ जाती है। मुख्तार का राज, गोट में कंस्ट्रक्शन हो रही है सिंध हुकूमत की बगैर मर्जी के। इस सारी माफिया में, SBCA में, इलीगल अलॉटमेंट्स के अंदर सिंध गवर्नमेंट के जितने जाली अकाउंट के केसेस हैं मंजूर काका के जमाने में, ये कोई जो कह रहे हैं कि ये दौर, ये इनके दौर, मंजूर काका नवाज शरीफ दौर में भागा, इनके चाचा के दौर में भागा, जो इनका पार्टनर है इस PDM के अंदर। चलिए इनका जवाब लेने दें सर, कहीं ना कहीं तो चाहता हूं मंजूर आप कह रहे हैं मिली भगत है, सिंध हुकूमत के अप्रूवल से काम हो रहा होता है। कर दूं मेरा मत, मैं पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए मेरी बात। ये जितना कुछ हुआ, इन्होंने सारा वाटर बोर्ड, SBCA सब कुछ अपने पास लिया सिस्टम के जरिए। यहां कोई तपेदार भी नहीं लग सकता जो पैसे ना दे। पैसे बिलावल हाउस जाते हैं, जाली अकाउंट में जाते हैं, इनके पास जाते हैं, इनके बगैर एक साइन कोई नहीं कर सकता है। कानून कौन से कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया? नस्ला टावर को किसने एंडोर्स किया? नस्ला टावर की बात करें, बाकी रूल्स को एंडोर्स क्यों कर सकता है? ये जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने शहर को, बेचारे लोगों को, या गरीब लोग जिन्होंने अपने पैसों से फ्लैट खरीदे, इनकी NOC सर, ये तो खुद भी नहीं चाह रहे कि वो डिसलॉज हो। सईद गनी भी ऑन रिकॉर्ड आ गए, चीफ मिनिस्टर भी सर। बट द प्रॉब्लम सर, मुर्तज़ा वहाब साहब, आप किस तरह बरियाजिमा हो सकेंगे? या तो FIR काटे, इन लोगों के नाम खुद सामने लेकर आए। आपके कोई इनसे कनेक्शन नहीं है, इनको खुद कैमरे के साथ पहुंचाएं। आंसू है, मगरमच्छ के आंसू है इनके। महर इनके बगल में वहाब साहब का जवाब ले लो। हलीम आदिल शेख साहब, माल ले लिया, ऊपर खड़ा कर दिया, अब रो रहे हैं। जी मुर्तज़ा, मैं जवाब दूं? दे जल्दी। हलीम आदिल शेख साहब को तकरीर करनी थी, आपने उनको मौका प्रोवाइड कर दिया, उन्हें तकरीर कर दी। हलीम आदिल शेख साहब ने पहले मुझ पे पर्सनल अटैक किया, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा मुझे 2-3 हज़ार वोट पड़े, मुझे इनसे ज्यादा वोट पड़े हैं। ये तो 6,000 वोट लेके MPA बन गए, मुझे इनसे ज्यादा वोट पड़े थे। तो जरा इस तरह की बात ना करें। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ECP की वेबसाइट पे चले जाएगा। मुर्तज़ा वहाब को इनसे ज्यादा वोट पड़े थे, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कभी भी नस्ला टावर की बात नहीं की। मैंने आपसे लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात की, मैंने कमर्शलाइजेशन पॉलिसी की बात की, मैंने कहीं एक केस की बात नहीं की। मैं तो पूरी कमर्शलाइजेशन पॉलिसी की बात कर रहा हूं। एक और गाड़ियां बता दें, जवाब पूरा दें। शेख साहब, तनख्वाह और गाड़ियां बता दें। खामोश हो जाएं। अभी बोलना शुरू कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि मिली भगत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मैं आपको रिकॉर्ड पे कहता हूं कि 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसी शेख साहब के साथ बहुत बड़ी जमीनों का फैसला कर लिया था कि उसको कमर्शलाइज करके हाउसिंग सोसाइटी बना ली जाए। वहां तो किसी हुकूमत को नहीं पता चला था, इन लोगों की आपस में मिली भगत थी।
ये सिंध हुकूमत के ऊपर इल्जाम वो आदमी लगा रहा है। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपसे एक बात समझना चाह रही हूँ, मुझे समझा दे, मेरे सवाल का जवाब दे दे मुर्तज़ा साहब प्लीज। हलीम आदिल शेख साहब प्लीज। सर मुझे नहीं दिलचस्पी कि मुर्तज़ा वहाब की कितनी गाड़ियां और तनख्वाह क्या है, बराए मेहरबानी, लोग बेघर हो रहे हैं सर। तबाह कर दिया आपने शहर कराची को। सर एक सेकंड मुर्तज़ा साहब, अपनी गाड़ी का बताएं, अपनी तनख्वाह का बताएं। सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिज सैलरी एंड हिज कास्ट, फॉर गॉड्स सेक सर। किसके दौर में हुआ? जस्ट अ सेकंड हलीम आदिल शेख साहब, मुर्तज़ा साहब मुझे मुख्तसरन जवाब दीजिएगा इस बात का सर, जो सरकारी इदारों के अफसरान हैं, क्या उनको आपकी हुकूमत से एक्सपेक्ट किया जाए कि उनको नेम और शेम किया जाएगा? मैं कहता हूं इसके ऊपर कोई कमीशन बना लेते हैं, उनको नेम भी किया जाए, उनको शेम भी किया जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लोग हम पर इल्जामात लगा रहे हैं वो खुद इस वक्त मुतनाज़ा हैं, जिन्होंने कई हजार एकड़ इस शहर की, इस सूबे की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, और आखिरी सवाल मुर्तज़ा साहब, पूरे शहर के अंदर जो आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सब रुकवा दें, पहले ये फैसला कर लें कि एनओसी कौन सा एनओसी है जो हलाल होगा और काबिल कबूल होगा, कि फिर से ये काम ना हो लोगों के साथ। सर इस मुल्क के अंदर कौन आम आदमी जाएगा और जाके इन्वेस्ट करेगा, कौन कारोबारी इन्वेस्ट करेगा? सारी कंस्ट्रक्शन रुकवा दें आप कराची में। इनके ऊपर वालों को भी देखें, पैसा गया किधर? जी, नस्ला टावर का पैसा गया किधर? ये सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन के गए किधर? शेख साहब एक मिनट, शेख साहब एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। मैं अपने सूबे की वकालत करना चाहूंगा। का बताइए, नस्ला टावर किसने दिया? मेरी बात सुनिए, शेख साहब खामोश हो जाएं, शेख साहब खामोश हो जाएं। नस्ला टावर का बताइए ना, सूबे की वकालत की बात सुने। शेख साहब एक मिनट बताइए आप। शेख साहब सर मेरा जवाब मैं ले लूं मुर्तज़ा साहब से प्लीज। शेख साहब खामोश, खामोश, मेरी बात सुन ले फिर जवाब दीजिए। क्यों खामोश? हमें आपने तबाह कर दिया, मेरी बात सुन ले। आप लोग भाई मेरी बात सुन ले, जवाब देने दीजिए, आई डोंट हैव टाइम। आप बात कीजिए, बात कीजिए, करने दे उन्हें साहब, मुर्तज़ा साहब क्विकली लेट मी मेक अ पॉइंट, लेट मी मेक अ पॉइंट, लेट मी मेक अ पॉइंट। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूं, कि सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस सूबे से निकलकर बाकी सूबों में चली गई है, चूंकि इस तरह के अदालती फैसले आए। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज को पंजाब में बोलदार साहब इसको रेगुलराइज कर रहे हैं। इस वक्त आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, जो आपकी ज़रई ज़मीनें होती थी वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन मेरे शहर के अंदर सवाल पूछा जा रहा है, मेरे सूबे में सवाल पूछा जा रहा है, मेरे बिल्डर से, डेवलपर से सवाल पूछा जा रहा है, मेरे सूबे में मकीन लोगों से सवाल पूछा जा रहा है। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, एक नहीं दो पाकिस्तान होना चाहिए। अगर रेगुलराइजेशन पंजाब में हो सकती है तो सूबा सिंध में भी होने की जरूरत है। अगर मादी में गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी उन घरों में रह रहा है, तो मैं समझता हूं बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उनको रेगुलराइज किया जाए। मुर्तज़ा वहाब साहब, हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि रेगुलराइज होना चाहिए इन प्रोजेक्ट्स को, कि आम आदमी मुतासर ना हो। नाजरीन, ये बात बहरहाल हकीकत है कि मुतासरीन जो हैं उनको मुतबादिल कौन फराम करेगा, इसके ऊपर भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। एमिनिटीज़ के ऊपर प्लाजे बन रहे हैं, चाइना कटिंग हो रही है कराची के अंदर। लैंड जो सबसे कीमती उधर चीज़ है, उधर हर सियासी जमात ने अपना पुर्जा डाला है, लेकिन उन सरकारी अफसरान की कोई बात नहीं कर रहा जिन्होंने ये काम फैसिलिटेट किए हैं, अरबों खरबों रुपए बनाए हैं और इस मुल्क से फरार हो गए हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। We're going to be right back. Stay with us. वजीर खजाना शौकत तरीन ने नेशनल असेंबली में अपोजिशन को जवाब देते हुए आज कहा कि 2018 में $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा था। IMF के पास जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। ज़राई शोबे में छोटे कर्जे दिए जा रहे हैं तो पैदावार बढ़ने जा रही है। लोकल इंडस्ट्री को खड़ा करने जा रहे हैं। अब हम ग्रोथ की तरफ गामजन हो चुके हैं। गरीब लोगों के ख्वाबों की ताबीर देने जा रहे हैं। वजीर खजाना ने अपोजिशन को जवाब देते हुए कहा कि ये कहते हैं कि महंगाई 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 किधर है। मेरे भाई ने एक बात की कि महंगाई महंगाई महंगाई, आप मुझे तो आप कह रहे हैं झूठ। 25% किधर है महंगाई यार? आपका ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, जिसको आप भी यूज करते थे, PBS हमारे वक्त का नहीं है, ये आपके वक्त भी यही था। वो तो यार महंगाई इस वक्त 11.5% है और फूड इन्फ्लेशन जिसकी बात करें वो 13% है, 25 तो नहीं है। अब हमें झूठा कह रहे हैं। चले, इतना तो हुआ कि वजीर खजाना ने 11.5% महंगाई तस्लीम कर ली और महंगाई की ये शरह नून लीग के आखिरी साल में 6.8% थी। वजीर खजाना के इस एतराफ के बावजूद मगर परवेज खटक को कहीं भी गुर्बत दिखाई नहीं दे रही। आज कोई कच्चा मकान दिखा दे मुझे, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए।
हुकूमती दावे हैं कि मौजूदा बजट में गरीब के लिए बड़े पैमाने पर सोचा जा रहा है, ज़रूरी इस्लाहात लाई जा रही हैं, हाउसिंग इंडस्ट्री को उठाने जा रहे हैं जिससे 40 सनतें ऊपर उठेंगी, मजदूर को काम मिलेगा। मगर इस अहम तरीन बजट इजलास में अवामी मसाइल के तरजीहात की बजाय ऐवानों से परे मुतनाज़ इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल पर अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है। असेंबली से पास इंतखाबी बिल के खिलाफ अपोजिशन लीडर ने APC बुलाने का ऐलान कर रखा है। इलेक्शन कमीशन वजारत पार्लिमानी अमूर के सेक्रेटरी को खत भी लिखकर 17 तरमीम को खिलाफ आइन करार दे चुका है। खालिस्तान पार्लिमानी मसला पार्लियामान से बाहर अपनी अपनी शराइत पर तय करने की कोशिशें हैं। हुकूमत को ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का लालच है, अपोजिशन को मुदाखलत से पाक अपनी मर्जी के इंतखाबात अजीज दिखाई दे रहे हैं। इस खींचातानी में ऐवान की अहमियत मिट्टी में मिला के रख दी है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी अपोजिशन लीडर पर पार्लियामान को कमजोर करने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंसेस ला रही है, क्या इससे पार्लियामेंट बेवकूफ नहीं हो रही? Finally, what are you doing with the ordinances, sir? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना ली है हम। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस वजह से बनी है, मैं पार्लियामेंट से पूछ रहा हूँ, अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया कि कानून नहीं क्यों नहीं पास कर रहे? ये मुल्क बगैर कानून के चलेगा? आप पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, ये कानून के बगैर चलेगा मुल्क? कानून बनाओ। Why don't you work? Why are they fighting it out all the time? They're throwing the kitchen sink at each other. ठक ऑर्डिनेंस देते हैं ना, इससे हमारी जमहूरियत की सेहत हमें पता लगती है कि कितनी अफसोसनाक कैफियत है पार्लियामेंट की। Do you agree? I am saying it. They should come make laws यार। अब ये ऑर्डिनेंसेस आए तो जल्दी से डेलिब्रेट करके इनको कानून बनाओ यार। शो टू द वर्ल्ड दैट यू आर देयर टू मेक लॉज। व्हाट आई एम सेइंग इज अगर कानून नहीं बनाएंगे तो मुल्क बंद कर दें क्या? पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कानून बनाए यार, आपस में लड़ते रहते हैं, कानून बनाए। ये सदर पाकिस्तान की अपनी ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है, उससे कम नहीं। बहरहाल पार्लियामेंट की बालादस्ती और सॉवरेंटी की बात हो रही है, इसको कौन चैलेंज कर रहा है? बात करते हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब से। मेंबर रह चुके हैं और अभी भी हैं कौमी असम्बली के, साबिक डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। हमारे साथ मलिका बुखारी साहिबा मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली, पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम साहब आपसे आगाज़ करूंगी। सर फरमाइएगा, टू बिगिन विद, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की सॉवरेंटी के हवाले से क्या आप अपनी पार्लियामान के इख्तियारात एक और इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी यानी कि इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं ऑपोजिशन लीडर के, आप कन्वीन करें सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, APC बुलाएं? सर ये क्यों किया जा रहा है? क्या आप पार्लियामान को खुद कमजोर नहीं कर रहे? नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं मुतालबा करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने जो HBO को इंटरव्यू दिया है जिसमें ख़वातीन के रेप से मुतल्लिक जिम्मेदारी ख़वातीन पर डालने की कोशिश की है, उससे अज़राए करम कौम से माफ़ी मांगे, पाकिस्तान की ख़वातीन से माफ़ी मांगे। ये भी पिछले चंद दिनों में मदरसे का एक तालिब इल्म, एक इस्लामी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, जो मर्द हजरात थे, वो कोई कम कपड़े पहनकर उड़ियानी कर रहे थे कि उनके साथ ये हुआ। या इससे पहले जो बच्चियां जो हैं, चाहे वो ज़ैनब थी या ईमान थी, उन्होंने कम कपड़े पहने हुए थे। ये किस किस्म की गुफ्तगू है कि वजीर आजम जो हैं वो जो ब्लेम है वो खवातीन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, कम कपड़ों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी इस्तदा है माफी मांगे। और फिर दूसरा जो मेरी इस्तदा है उनसे कि HBO को, जो अमेरिका का एक एंटरटेनमेंट चैनल है, उस पर बैठकर पाकिस्तान की पॉलिसी ना बताएं, पार्लियामान में आकर बताएं, जिसका ताल्लुक आपके सवाल से है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी किस तरह होगी जब वज़ीर आज़म अपनी पॉलिसी जो है वो अमेरिका के एक एंटरटेनमेंट चैनल जिसके ऊपर फिल्में और ड्रामे चलते हैं उसको इंटरव्यू करते हुए देंगे, लेकिन पार्लियामान में आकर ये बताने की इनको जरूरत नहीं है कि भाई अमेरिका ने क्या डिमांड की है। हमें न्यूयॉर्क टाइम्स बताता है कि जी CIA के डायरेक्टर आए थे, हमें जो है वो फिर बाद में जेक सल्लिवन कहते हैं कि हाँ जी हमने डिमांड की हुई है, लेकिन वज़ीर आज़म पार्लियामान में आकर ये बताने के लिए तैयार नहीं है। सर ये एक अहम नुक्ता है, ये लीडर ऑफ द हाउस को तो रोना मौजूद है सर, मगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ECP को जाके कहना कि आप हमारे इख्तियारात ले लें, बराए मेहरबानी आप कन्वीन करें APC और सब स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, इसकी मंतक क्या है? नहीं, देखिए उन्होंने साथ ही अपनी भी APC जो है वो कॉल कर ली है, उसकी डेट 1 या 2 दिन में अनाउंस हो जाएगी, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जिसको होस्ट करेंगे, लीड करेंगे। लेकिन ECP का भी एक मैंडेटोरी फर्ज है कि वो तमाम इलेक्शन कवानीन जो भी बनते हैं
उसके ऊपर पार्टियों से कंसल्टेशन करें। उसका उन्होंने ईसीबी को याद कराया, लेकिन वो खुद भी अपनी कंसल्टेशन करने जा रहे हैं। ठीक है सर, ये मलिका साहिबा, ये बड़ा मुद्दा है। एक, उनकी बात हर अकाउंट पे दुरुस्त है, लीडर ऑफ द हाउस पे आते नहीं है, पार्लियामेंट की सॉवरेंटी की आप बात करते हैं, खुद इमरान खान साहब उसको शर्फ बख्शने को तैयार नहीं है। उस पार्लियामेंट के अंदर जिधर बहस होती नहीं है, आपका अपना सदर ये कह रहा है कि एक दूसरे पे सिंह फेंक रहे हैं, क्या तमाशा कर रखा है। दूसरी अहम बात, गुर्बत दिखाई नहीं दे रही काबीना के वुज़रा को। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि गुर्बत में 4.5% इजाफा हुआ है और 20 लाख लोग खते गुर्बत से नीचे आ गए हैं आपके दौरे हुकूमत में। तो बीबी, इन दोनों चीजों के ऊपर जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है महर, इन्होंने बातें की और ख़वातीन के साथ जो जिनसी ज़्यादती का इशू है, इसको सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बच्चियों का और ख़वातीन का दहाइयों से इस्तेहसाल हो रहा है। साहिब इक़्तिदार आपके टॉक शो में बैठे हैं, साबिक साहिब इक़्तिदार जो थे आपके टॉक शो में बैठे हैं, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अल्फाज को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। माफ़ी मांगे खुर्रम दस्तगीर साहब, जिन फातिमा जिन्ना के खिलाफ बातें की थी, जिन्होंने फातिमा जिन्ना की तजलील की थी, वो माफी मांगे। राना सनाउल्लाह ने बीबी शहीद के बारे में, मरियम नवाज के बारे में जो बातें की थी, उसके बारे में उसके लिए माफी मांगे। मैं कहती हूं मुझे तो आवाज भी नहीं आ रही। माफी मांगे आप जब पाकिस्तान की खवातीन की पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ ने जो बेइज्जती की, जो आबिद शेरली ने की, उसके लिए भी माफी मांगी। एक सेकंड, मुझे उनकी आवाज तक नहीं आ रही। हमसे माफी ना मंगवाइए, आप पहले खुद माफी मांगे। देखिए, उसके साथ साथ आपने बात, खुर्रम साहब आपकी आवाज कट रही है, जस्ट एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी। आई एम योर कटिंग ऑफ। उनकी बात नहीं, देखिए अब मैं मुकम्मल मलिका साहिबा जस्ट 1 सेकंड, एक सेकंड के ऊपर नहीं जाते, प्लीज टेक इट बैक, लेट्स नॉट गो देयर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहा जिन्होंने एचपीओ को इंटरव्यू दिया। देखिए सारे मामले को देखिए आम फहम बात है, आम कहते हैं, आम फहम बात है, सब ये कहते हैं कि फातिमा जिन्ना की तजलील हुई है, तो किसने की है हमें बताइए, किसने की है? जिसने की है वो माफी मांग ले। अच्छा, जिसने की है वो माफी मांग ले, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये, खुर्रम साहब को मैं सुन लूं, उनकी आवाज ही नहीं आ रही। मलिका साहब जस्ट 1 सेकंड कर लूं। जी खुर्रम साहब, नहीं घसीटा है, इस वाक़े की माफी मांगे। ये झूठा वाक़या है, ये गलत वाक़या है। मैं अगर आप कहती हैं तो इस बुनियाद पे आपको कोर्ट में भी घसीटने के लिए तैयार हूं, आप तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कोई तरीकेकार नहीं है कि मैं वजीर आजम पर अटैक करूं, जो कि उन्होंने एचपीओ को इंटरव्यू दिया है, और आप सीधा मेरे ऊपर आ जाए, मेरी जात के ऊपर आ जाए। ये क्या तरीकेकार है? यही हम तो माफी मांगने की बात कर रहे हैं। हम तो खुर्रम साहब, लेट्स लेट इट टॉक। मलिका साहिबा पे जाएं, लेट्स नॉट गो देयर, वालिदैन पे ना जाइए। मुझे बताइए कि इमरान खान, हम कह रहे हैं कि नहीं, कम टू द पॉइंट मलिका साहिबा, पार्लियामान को की सॉवरेनिटी को कौन चैलेंज कर रहा है? माफी, हाँ, उसके देखें, पार्लियामान को हम फाल करना चाहते हैं। देखिए, जहां तक इलेक्शन तरामीम की बात है, हम पार्लियामान को फाल करना। मलिका साहिबा वो कह रहे हैं आपको अपोलोजाइज करना है, आप माफी मांगती हैं ना जाए, वो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर चुके हैं कि ये झूठा वाकया है। हरगिज नहीं। पहले राना सनाउल्लाह माफी मांगे, पहले आबिद शेरली माफी मांगे, पहले ख्वाजा आसिफ मांगे, पहले जिन्होंने खवातीन की बारहा तजलील की है वो सब माफी मांगे। जब वो सब माफी मांग लेंगे तो फिर हम माफी के मरहले से शुरू होंगे। पहली बात तो ये पब्लिक टेलीविजन, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आपने इलेक्शन तरामीम, आप इलेक्शन तरामीम पे आ जाइए महर। देखिए, इलेक्शन तरामीम पे आ जाइए। आपने कहा हम पार्लियामान को फाल करना चाहते हैं या नहीं? हम पार्लियामान को फाल करना चाहते हैं। हम पार्लियामान को एक मजबूत इदारा बनाना चाहते हैं, उसके वक़ार को बुलंद करना चाहते हैं। ये हमें बताएं कि ये जो एपीसी बुला रहे हैं, उस एपीसी के अंदर जो ये डिस्कशन करेंगे, जो ज़ेरे गौर लेके आएंगे इलेक्शन तरामीम को, क्या ये एपीसी का इस्तेहकाक है? क्या ये पार्लियामान का इस्तेहकाक नहीं है कि कानून साजी के अमल को आगे बढ़ाए? आप एक खत अरसाल करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटीज का, उनके आप उनके आईनी, सुन लीजिए खुर्रम दस्तगीर साहब, सुन लीजिए, आप आर्टिकल 218(3) का मुताला कर लीजिए। मलिका साहिबा, उसमें कहीं नहीं लिखा, उसमें कहीं नहीं लिखा कि उनके पास, मलिका साहिबा जस्ट ओके, लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। आई वांट टू हियर बोथ ऑफ यू। अमल के अंदर शामिल हो। ओके, पहले वो अपोलोजाइज करवाएं, ये नहीं होगा। शी हैज स्लैंडर्ड एंड लाइबल्ड मी ऑन टेलीविजन, दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
मलिका साहिबा आप ना जाइए, you're better than that. तो सिर्फ ये कहा है कि don't go there. झूठा वाक्य है. नहीं, आप माफी मांगे. Be the bigger person. फातिमा जिन्ना की तजलील की थी वो माफी मांगे. देखें, हम तो कह रहे हैं जिन्होंने फातिमा जिन्ना की तस्दील की थी उनके वालिद मलिका साहिबा माफी मांग ले. मलिका साहिबा, लेट्स नॉट हिट बिलो द बेल्ट. वो बार-बार दुरुस्तगी कर रहे हैं इस बात की. आप कह दीजिए कि अगर ये वाकया दुरुस्त नहीं, बिलो द बेल्ट नहीं हिट नहीं करी उनकी बात. देखिए ये आम फहम बात है, ये आम फहम बात है. हम तो कह रहे हैं आम फहम बात गलत भी हो सकती है ना मलिका साहिबा. When he's trying to correct the record, चलिए देखिए हम तो कह रहे हैं कि सब हम देखें हम जानते हैं कि आप किस तरह खवातीन की तस्दील करते हैं. आप छोड़ दें मलिका साहब इस बात को एक सेकंड के लिए. खुरम साहब 110 कवानीन पास किए हैं. बेशतर बिल्स ऐसे हैं जो 2019 से पार्लियामेंट में लेके गए हैं. 1.5-2 साल हो गए हैं. इसके ऊपर पेशरफ्त ही नहीं होती. ऑपोजिशन आती नहीं है, बहस करना नहीं चाहती. पीडीएम बाहर बैठी हुई है. तो कौन गैर फाल कर रहा है पार्लियामान को? आज भी अगर आप कहते हैं हमारे जी, ये हुकूमत का एक अजीब और गरीब तरीक़ेकार है कि वो पहले तो सोए रहते हैं, नालायक और नाहल हैं, और फिर अचानक एक इस्तबदाद के तरीके से, रिप्रेसिव तरीके से 10 जून को इकट्ठे 21 बिल पास कर देते हैं. इसी तरह जो सवाल आपने सदर ममलिकत से पूछा कि भाई एक रात में 11 ऑर्डिनेंस कैसे आ सकते हैं, कौन सी इतनी अर्जेंसी है कि आपने इकट्ठे 11 ऑर्डिनेंस इशू किए हैं. तो आप ये देखें ना, ये एक पैटर्न है कि काम नहीं करना रोजाना और अचानक सदर ममलिकत 11 ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं. काम नहीं करना, प्रॉपर बहस नहीं करानी, ड्यू डिलिब्रेशन जो कि पार्लियामेंट का काम है वो नहीं कराना, और अचानक 21 कानून पास करा देने 10 जून को. तो ये जो तरीकाकार है इस पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिसमें हमें डिस्कशन की जरूरत है. अगर इन्होंने इसको मजीद पुश करने की कोशिश की तो अगला इलेक्शन जो है वो 2 साल पहले से ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, उस पर खराबियां पैदा होंगी, और ये तमाम जो वफाक के चारों सूबों में अगले इलेक्शन में तो परवेज खट्टर कह चुके हैं आपको 2023 में पता लगेगा इमरान खान है क्या. आप देखने जा रहे हैं बकौल उनकी ये बहुत ये इस तरह के सियासी दावे तो होते रहते हैं, लेकिन इशू यही है कि हमें किस तरह आगे जाना है. पाकिस्तान के अवाम का जो हक है उसको छीनने की कोशिश हो रही है, उसको इस तरह मॉडिफाई करने की कोशिश करी कि टेक्नोलॉजी हल कर देगी. टेक्नोलॉजी अब दुनिया के एडवांस तरीन मुल्कों में दिखाई जा चुकी है कि ना ही ट्रांसपेरेंट है और ना ही इसका रिकॉर्ड होता है. अच्छा, अब ये देखें ना मलिका साहबा, ये जो बातें कर रहे हैं सारी आप लोगों पे, ये इसके ऊपर बोझ है, हुकूमत पे होता है कि पार्लियामान के अंदर लेकर आए ऑपोजिशन को, मगर आप लोग लाना नहीं चाहते, गालियां देते हैं, अलकाबात से नवाजते हैं. प्रॉब्लम अब ये है 2017 के इलेक्शन एक्ट में भी 100 से ज्यादा बैठकें हुई थी, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया था. एंड एज ऑफ राइट नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आइन से मुतसादिम शिकें हाईलाइट कर रहा है, ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया. तो आप कितना कुछ बुलडोज करेंगे? देखिए मेहर, पहली बात तो ये कि जिस चीज़ की आपने निशानदेही की कि ये जो बिल्स हैं, जो मजमूई तौर पर सारे बिल्स हैं, एक ही दिन में ले नहीं हुए. ये ऐसे बिल्स हैं, ऐसे मुसव्वदे हैं पाकिस्तान के कवानीन के जो 2019 से 2020 से पार्लियामान के अंदर लेट थे, कमिटीज़ के अंदर इनके ऊपर ज़ेरे गौर थे, ज़ेरे बहस थे, इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी. लेकिन अफसोसनाक है कि आज हमें ये इल्ज़ाम पर ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पार्लियामान की तौकीर को गिरा रहे हैं, हम जमहूरियत को तक़वियत नहीं देना चाहते, हम जमहूरियत को कमज़ोर करना चाहते हैं. लेकिन 3 साल मेहर ये जो पार्लियामान है इनकी ज़ातियात की नज़र हो गया. अब 3 साल पार्लियामान में एनआरओ एहतसाब के 5 केसेस और इनके बारे में बात नहीं है. लेकिन हम क्या कहते हैं, जहां तक आप आइन की ये मावरा आइन है इलेक्शन की अमेंडमेंट्स, ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को रुजू कर रहे हैं, आप एपीसी कॉल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारियों को देख लीजिए. उनके पास ये इस्तेहकाक नहीं है कि कानून साजी के अमल के अंदर शामिल हों. ऐसा एक शिक जो है 33C नैब के कानून के अंदर है, मगर नादरा के इख्तियारात उनको दे देना, आपकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी अगर इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन ऑन बोर्ड ना होए. इलेक्शन में हर सियासी जमात को ऑन बोर्ड होना है, क्योंकि सब ने इस एक्सरसाइज और मशक का हिस्सा बनना है.
बिल्कुल होना है। देखिए बिल्कुल होना है। किसने इनको कहा था कि जो कायमा कमेटीज़ हैं जहां इनकी नुमाइंदगी है वहां अपनी ऑल्टरनेटिव सजेशंस को या तरामीम को पेश ना करें? ये बहस दर बहस और आकर शोर गुल करना और कहना कि हमें शामिल नहीं किया, ये आवाम को गुमराह करना है। इनके पास मौके थे, ये सिर्फ अपनी जो APCs करते रहे, एक मुहिम चलाते रहे, इदारों को मुतनाज़ा बनाते रहे। उस वक्त इनको पाकिस्तान के बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिका बुखारी साहिबा और खुर्रम दस्तगीर मौजूद थे। आपको बताते चलें कि नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस बिलाखिर तैयार कर लिया है। रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया है और नैब की जानिब से भिजवाए गए इस रेफरेंस में यह कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ पर मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़ायद असाजात बनाने का ये इल्ज़ाम लगाया गया है। ख्वाजा आसिफ जब 1991 में सेनेटर बने तो उनके पास 3000 मुरब्बा गज का घर था। 1993 में लीगी रहनुमा के कुल असासे 51 लाख रुपए के थे। 2018 तक ख्वाजा आसिफ के कुल असासे 404 मिलियन रुपए तक पहुंच गए। रेफरेंस के मतन के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने अपनी आमदन का मरकजी जरिया गैर मुल्की कंपनी को करार दिया है। गैर मुल्की कंपनी से तनख्वाह मुंतकली का भी कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ ने गैर मुल्की कंपनी की मिलीभगत से कामा बनवाया और रेफरेंस में दर्ज है ये बात कि नैब ने कंपनी के MD को भी तलब किया मगर वो भी शामिल तफ्तीश नहीं हुए। ख्वाजा आसिफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का भी कोई जवाब नहीं दिया। चेयरमैन नैब ने 4 सितंबर 2018 को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। लीगी रहनुमा को 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी कि गिरफ्तारी के 6 माह और इंक्वायरी के शुरू होने के 3 साल बाद ये रेफरेंस बिलाखिर तैयार कर लिया गया है। एहतसाब अदालत में दर्जन से जायद समातें हो चुकी हैं और एहतसाब अदालत के जज ने गुज़िश्ता 3 समातों में इस्तफसार किया कि रेफरेंस है कहाँ। गुज़िश्ता समात में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स देते हुए जज ने यह भी पूछा नैब के तफ्तीशी अफसर से कि ख्वाजा आसिफ का रेफरेंस मुकम्मल नहीं किया जा रहा, बताओ ना मामला तय पा गए हैं क्या, क्यों अदालतों को इसमें घसीटते हैं आप। नाजरीन एक वक्फा लेते हैं, वी गोना बी राइट बैक। नाज़रीन आज एक बार फिर वज़ीर आज़म ने विक्टिम ब्लेमिंग की रेप के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मर्द कोई रोबोट नहीं, अगर औरत कपड़े कम पहनेगी तो उसका असर तो होगा। इस बयान के 24 घंटों के अंदर अंदर टोबा टेक सिंह में 15 साल लड़की गैंग रेप का शिकार हो रही थी और उसकी 8 साल बहन की बरहना वीडियो भी बनाई जा रही थी। वज़ीर आज़म साहब, लिबास एक मफरूज़ा है, ये विक्टिम ब्लेमिंग नई बात नहीं। हम उस मुल्क में रहते हैं कि जहाँ एक औरत मोटरवे पर ज्यादती का शिकार होती है तो CCPO लाहौर पूछता है कि रात गए निकली क्यों। क्या खातून खावंद से इजाज़त लेकर लाहौर से बाहर गई थी? क्या अगर कोई खातून खावंद से बगैर इजाज़त सफ़र करती है तो रियासत अपनी जिम्मेदारी से बरी उल्ज़िमा हो जाती है? नाज़रीन, पाकिस्तान में तो मुतासरा खातून जब इंसाफ लेने पहुंचती है तो उससे जो पूछे गए सवालात होते हैं वो खुद रियासत को कटहरे में खड़ा करने के लिए काफ़ी हैं। उस रियासत में जिधर कन्विक्शन रेट फ़कत 3% है। सबसे ज़्यादा क्योंकि जब थाने जाते हैं, थाने के बाद जब हम लोग अदालत में जाते हैं, जब वो मुजरिम जो है ना हमारे साथ खड़े होते हैं, सामने खड़े होते हैं, फिर ऐसी मतलब वो सवाल किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आज मुझे इतनी गुस्सा आया हुआ है, आप सोच नहीं सकती। मैं कहती हूँ इतने तक औरत से पूछा जाता है पहले कौन आया था, किस तरीके से आया था, तो वो साथ खड़े हंस रहे होते। मेरे खुदाया, कौन आया था, किस तरीके से आया था। खुदा की पनाह किसी की माँ बहन बेटी से सवाल पूछा जाए कि कौन आया था और किस तरह आया था, ये तो हमारा सेंसिटिविटी रेट है, हमारी थानों में थाने कचहरी का कल्चर है और इट इज़ गोइंग ऑल द वे अप टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आपको आज ये बताते चलें कि दुनिया लिबास की बुनियाद पर घड़े गए मफरूज़ों को सबूतों के साथ मुस्तरद कर चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2005 में स्कॉटलैंड में एक रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 73% लोग ये समझते हैं कि ख़वातीन के लिबास का रेप से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकियाट्री की रिपोर्ट के मुताबिक रेप, पावर, एंगर एंड सेक्सुअलिटी के मुताबिक रेप का ताल्लुक ताकत और कंट्रोल से है, ना कि जिनसी ख्वाहिश से या जिनसी लज्जत या लस्ट से। इसी तरह द नेशनल चार्टर ऑफ ट्रॉमेटिक स्ट्रेस नेटवर्क के मुताबिक जो हमें बताया जाता है सर्वे के ऊपर भी अबाउट सेक्सुअल अब्यूज़, ये ऑफिशियली आपको बता रहे हैं कि रेप का ताल्लुक लिबास से नहीं, क्योंकि रेपिस्ट अपने विक्टिम को पहले ही मुंतखब कर चुका होता है, उसकी प्लानिंग कर चुका होता है और फिर अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाता है। साउथ अफ्रीकी इदारे रेप क्राइसिस हेडनबर्ग के मुताबिक रेपिस्ट सेक्स को एक हथियार के तौर पर, एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है कि जिसका बराह रास्त ताल्लुक जिनसी ख्वाहिश को कंट्रोल करने में है,
क्योंकि आपके इक़दामात आपके कंट्रोल में होते हैं। रेप बगैर किसी मनसूबाबंदी, किसी प्लानिंग के हो ही नहीं सकता, और इसी में ख्वाहिश से ज़्यादा प्लानिंग ज़रूरी है। और 80% अफराद ऐसे होते हैं कि जो किसी ना किसी तरह से विक्टिम की जान पहचान के लोग होते हैं। मुतासरा शख्स की कभी कोई गलती नहीं होती, कोई ये नहीं चाहता कि उसका रेप हो। इसकी जिम्मेदारी मुतासरा शख्स पर नहीं डाली जा सकती, और अगर ख़वातीन ज़्यादती का शिकार हो रही हैं तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत का काम है, कि जिसके सरबरा आप इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म हैं। कसूर की ज़ैनब मियाँ वाली की मुख्तारा माई और टोबा टेक सिंह में गैंग रेप होने वाली ये 15 साल की जो बच्ची है, इनका लिबास पूरा का पूरा था, लिबास में कमी नहीं थी। और साथ साथ आपको बताते चलें, जबकि कपड़ों की बात है तो कपड़े तो साबिर शाह ने भी पूरे पहने हुए थे, कि जिसको सॉडमाइज़ किया जा रहा था, जो अजीज़ उर रहमान के हाथों रेप हो रहा था। सो बराए मेहरबानी पर्दे से मुतल्लिक बात ज़रूर करें। वज़ीर आज़म साहब अपने जो भी ओपिनियन और राय है वो सामने रखें, मगर ये तासुर ना दें कि औरत का लिबास जो है वही उसको रेप करवाता है। यू ओवर सिंप्लीफाइंग इट इन अ कंट्री एंड वी डू नॉट डिजर्व दैट। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।